हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट जनवरी एग्जाम के लिए पेडागोजी की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारी वीडियो देख लीजिए। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास, और पेडागोजी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीटेट एग्जाम में। अगर आपकी पेडागोजी अच्छी है तो आप अच्छे मार्क्स से सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। तो ये कौन सी अवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बचपन, बी में दिया है मध्य बचपन, सी में दिया है किशोर अवस्था और डी में दिया है शैशव अवस्था। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को 4 कालों में बांटा है। सबसे पहली अवस्था हो जाती है शैशव अवस्था, जो होती है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है बहुत छोटा होता है और वो 2 से 4 शब्द ही बोल पाता है। यहाँ पर वह नियमों के साथ खेल नहीं खेल सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आप कट कर देंगे। इसके बाद आ जाता है बचपन, जिसकी आयु होती है 2 से 6 वर्ष। इसको बचपन बोला जाता है और इसको आप पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जान सकते हैं। इसको पूर्व बाल्यावस्था भी बोला जाता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे जो है खेलना शुरू कर देते हैं, पर यहाँ पर वो कोई नियम नहीं बनाते हैं, तो इसलिए इसको आप कट कर देंगे। उसके बाद आता है मध्य बचपन, और इसकी जो एज होती है 6 से 12 वर्ष की होती है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, मध्य बचपन बोल सकते हैं, या उत्तर बाल्यावस्था के रूप में भी इसको जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गैंग में रहना पसंद करते हैं, उनको गैंग पसंद आने लगते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं। तो ये जो होती है ये उत्तर वाली अवस्था कहलाती है, और इसी में बच्चे जो है नियमों के साथ खेलते हैं। उनकी तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, उनको इससे ठोस अनुभव भी प्राप्त हो पाते हैं। इनकी जो लिमिट होती है वो ठोस अनुभवों तक ही होती है। इसके बाद आते हैं हम किशोरावस्था, जो होती है 12 से 18 वर्ष की आयु, और ये हो जाती है तूफान और तनाव की स्थिति। तो इसको भी आप कट कर देंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य बचपन की जो अवस्था होती है इसमें बच्चे नियमों के साथ खेलते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है विकास। विकास कैसी प्रक्रिया है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अव्यवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पूरी तरह से अप्रत्याशित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है एक आयामी है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है गतिशील है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गतिशील है। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये गतिशील प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिर से पैर की ओर, बी में दिया है पैर से सिर की ओर, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है केंद्र से छोर तक, और डी में दिया है बाहर से केंद्र की ओर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। इसको बोला जाता है शीर्षगामी सिद्धांत, जो नाम से ही क्लियर है। सबसे पहले सिर का विकास होता है और उसके बाद धीरे धीरे हाथ पैरों का विकास होता है। तो ये विकास सिर से लेकर पैर तक होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर एक अभिकथन दिया हुआ है, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वे उनके व्यवहार में मूल्यों से भी प्रभावित होते हैं। और इसके लिए एक तर्क दिया हुआ है, मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। यहाँ पर ये अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और ये इसकी व्याख्या भी सही रूप से कर रहा है। जो मीडिया है वो किशोरों के लिए समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में ही कार्य करती है, और जो फिल्में हैं, विज्ञापन है, ये द्वितीयक संस्था में आते हैं, और ये बच्चे के जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। बच्चे क्या करते हैं, किसी एक्टर को पसंद करने लगते हैं, किसी राजनेता को पसंद करने लगते हैं, और उनका एक रोल मॉडल सेट कर लेते हैं, अपने जीवन में उसको धारण कर लेते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसका प्रभाव उनके चरित्र पर भी देखने के लिए मिलता है, व्यवहार में भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कथन और तर्क दोनों सही हैं। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पॉइंट नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में दिया है ए सही और आर गलत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और 4 में दिया है ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है।
परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? तो रमेश जो है नैतिक विकास के किस चरण में है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चे को पेन आकर्षित करता है पर वह उसको नहीं चुराता, क्योंकि उसके माता पिता उसको अच्छा या बुरा बालक समझेंगे। तो यह जो है कोहल वर्ग का तीसरा चरण होता है, तीसरा स्तर इसको बोला जाता है। अच्छे आपसी व्यवहार पर नैतिक चिंतन, इसी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बाकी क्वेश्चंस। कोहल वर्ग और जीन पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर एक अभिकथन दिया हुआ है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं, और इसके लिए एक तर्क दिया हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर अभिकथन भी सही है और तर्क जो है इसकी सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। चलिए राइट आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर दिया है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 3rd में दिया है ए सही लेकिन आर गलत, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और 4 में दिया है ए आर दोनों गलत, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में दिया है किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? तो ये बच्चे की कौन सी अवस्था होती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है औपचारिक पारंपरिक अवस्था की बात हो रही है। बी में दिया है पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी में दिया है मूर्त संक्रियात्मक और डी में दिया है अमूर्त संक्रियात्मक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के साथ ऐसा होता है, और ये जो अवस्था होती है ये होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके। इस अवस्था में बच्चे को किसी भी चीज़ को समझाया जाता है तो वह उसका जो है एक ही पहलू देखता है, दूसरे पहलू पर उसका ध्यान नहीं जाता है या उसको वह नहीं समझ सकता, क्योंकि वह उसको प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहा है। अगर बच्चे को आप बता रहे हैं कि चोरी करना गलत बात है, बच्चे को ये चीज़ समझ आती है कि चोरी करना गलत बात है, पर वो क्यों गलत बात है बच्चा दूसरा उसका पहलू नहीं समझ पाता है, उसकी दूसरी बात वह उसको समझ नहीं आती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है? तो कौन सा एक निहितार्थ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्षम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया है शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पॉजिटिव और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर अभिकथन दिया है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है। और तर्क दिया है समावेशी कक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। यहाँ पर तर्क और अभिकथन दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 3rd में दिया है ए सही लेकिन आर गलत, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ए आर दोनों गलत हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे
को बढ़ावा मिले। तो जिससे किसको बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर भेदभाव को। ऑप्शन नंबर सी में दिया है जेंडर अनुरूपता को और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जेंडर समता को। शिक्षक को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि लड़कियां इस कार्य को करेंगी या मैथ के क्वेश्चन लड़कियां सोल्व करेंगी या लड़के करेंगे। उसको बोलना चाहिए कि बच्चे जो हैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे या विद्यार्थी जो हैं इन समस्याओं को हल करेंगे। उसको समान भाषा का प्रयोग सभी बच्चों के लिए करना चाहिए। पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे जेंडर समता को बढ़ावा मिलेगा, बच्चे एक दूसरे को समान रूप से देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल कौन सा होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। तो चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ने के लिए जो है सूक्ष्म कोशिकाएं जो हैं सूक्ष्म मांसपेशियां कार्य करेंगी। तो यहाँ पर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हो जाएगा, ये यहाँ पर रोंग है। बी में दिया है कागज को आड़ा टेढ़ा काटना या जिग जैग तरीके से काटना। तो यहाँ पर भी सूक्ष्म गतिक कौशल कार्य करेगा, ये भी रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है धागे में माला को पिरोना। तो ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है, ये भी रोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फुटबॉल को खंबे की तरफ लात से धकेलने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की बल की आवश्यकता उसको पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कार्य करेंगी उसकी स्थूल पेशियाँ जो हैं वो कार्य करेंगी, इसको बोला जाएगा स्थूल गत्यात्मक कौशल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 में यहाँ पर दिया है बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ये कथन सत्य है। कारण इसका दिया है परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कहलाता है। तो ये भी यहाँ पर सत्य है। बच्चे के माता पिता जो हैं उसके समाजीकरण की प्रथम संस्था कहलाते हैं। कार्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। कौन सी अवधारणा सिखानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में दिया है संरक्षण, बी में दिया है अनुक्रमता, सी में दिया है सांकेतिक प्रतिनिधिकरण और डी में दिया है तार्किक अनुप्रयोग। वो संकेतों के द्वारा और चीज़ों को देखकर जल्दी सीख जाते हैं। जैसे आपको बताना है एलिफेंट के बारे में, तो अगर आप बच्चे को एलिफेंट का पिक्चर दिखा देंगे या एलिफेंट ही दिखा देंगे तो बच्चा जो है अगर आप बच्चे को एलिफेंट के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, एलिफेंट के बारे में बताना चाहते हैं, तो बच्चे को एलिफेंट का पिक्चर दिखा देंगे या एलिफेंट दिखा देंगे तो बच्चा संकेतों के द्वारा और चित्रों के माध्यम से जल्दी सीख जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणी में व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। तो कौन सी अवस्था होती है ये? ऑप्शन नंबर ए में दिया है संवेदीगामक अवस्था, बी में दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी में यहाँ पर दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो हैं वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है रिक्त स्थान का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए जीन पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाठ, बी में दिया है वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्कीमा और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है समवर्ती विकास का क्षेत्र। तो जीन पियाजे ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो है स्कीमा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के मस्तिष्क में कुछ न कुछ अवधारणाएं पहले से उपस्थित होती हैं और बच्चा जो है उनमें नई चीज़ों को देखकर कुछ चीज़ें जोड़कर जो अवधारणाएं बनाता है उसको स्कीमा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास जो है कंप्लीट हो जाती है। बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारे वीडियो देख लीजिए। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।